नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग मैथ रीजनिंग टेस्ट स्पेशल बैच में जो है 8 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का 9वां मॉक टेस्ट है और उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को पहले से आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया गया था। आप क्वेश्चन पहले से बना करके बैठे होंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे। बिल्कुल, जब आपको पीडीएफ सेंड किया जाता है क्वेश्चन पेपर का, तो आप क्वेश्चन को पहले जरूर बना ले, क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन बना लीजिएगा तब डिस्कशन में जोड़िएगा, उसका मजा कुछ अलग होगा। आपको क्वेश्चन जो है ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा और आप जरूर बनाएंगे कोई दूसरा माध्यम से, दूसरा कंसेप्ट से। हम जो बताएंगे उसको आपको कॉपी पर मेंशन करना है, ताकि यही 2-3 महीना हम जो समय आपसे मांगे हैं कि 3-4 महीना, जैसे जिस बच्चा का जो स्थिति है ना, 3-4 महीना में आप इतना बेहतर हो जाइएगा कि एग्जाम में आपको कतई परेशानी होने वाला नहीं है और मैथ रीजनिंग का प्रश्न आप सेकेंडों में बना पाओगे। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप बनाइए वो अलग बात है, लेकिन एक कॉपी तैयार कर लीजिए और टेस्ट नंबर दे करके आप मेरा भी सॉल्यूशन को लिखते चलिए और जब भी मौका मिले एक बार रिवीजन कर लीजिए। बस इतना ही आपको करना है, फिर मैथ रीजनिंग में अलग से काम करने की कुछ भी आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, और एक बार और, अगर आपको बढ़िया लगता हो तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आपके जितने भाई बहन कजन है, अगर आपको बढ़िया लगता है, तब नहीं बढ़िया लगता तब शेयर करने की कतई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम बढ़िया कर रहे हैं तो जरूर दोस्तों को बताइए, ताकि सब लोग जुड़ पाए और सब एग्जाम में बेहतर कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के मॉक टेस्ट की ओर। मॉक टेस्ट का 9 का पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है पुस्तकालय में जो है 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है। पुस्तकालय में जो है 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष का 40% हिंदी में है, शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में है, देखिए हिंदी वाला का संख्या दिया गया है कितना, 4800। तो हमसे कहता है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें। देखिए मान लेते हैं पुस्तकालय में कुल पुस्तकों का संख्या बराबर x। आराम से बात को समझिए, 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष का, अच्छा बताइए, तो पूरे पुस्तकालय में जितना पुस्तक है उसका 40% अंग्रेजी में है, तो शेष कितना बच गया, 60 नहीं, शेष बचा 60 और शेष का 40% पुस्तक हिंदी में, यही शेष बचा, इसी का 40% हिंदी में है और हिंदी वाला का संख्या प्रश्न के हिसाब से दे रखा है 4800। कितना दे रखा है, 4800। अब एक बात सोचिए, अब आपके मन में यहां कंफ्यूजन हो रहा होगा, जब यहां शेष लिए 60% तो यहां शेष क्यों नहीं लिए आप। हाँ चला, इसलिए शेष नहीं लिए क्योंकि आपका स्टेटमेंट जो है वो लास्ट कर रहा है उड़िया से, लेकिन संख्या उड़िया का नहीं दिया है, आपको संख्या हिंदी का दिया है। अगर उड़िया वाला का संख्या दिया जाता तो यहां भी शेष लगाते। जैसे समझिए, पुस्तकालय में कुल पुस्तकों का संख्या हमने x मान लिया है ना, 40% पुस्तकें अंग्रेजी में शेष लगा है, तो 40% हटा दीजिए, बचा 60%। अब उसका 40% पुस्तक हिंदी में और शेष उड़िया में। अगर उड़िया वाला का संख्या देता तो शेष का भी शेष, यानी इसका भी 40% हटाते, बचता शेष 60% और उड़िया वाला के बराबर करते। लेकिन स्टेटमेंट लास्ट किया उड़िया से, जबकि संख्या दिया हिंदी वाला, तो हिंदी तक ही आपको रुकना पड़ेगा ना, है ना। तो शेष का 40% हिंदी में, यही शेष का 40%। अब बात हमको हिंदी वाला दिया गया है निश्चित राशि, इसलिए हिंदी पर ही हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर उड़िया वाला का देता तो शेष या बचा, इसका भी शेष निकालते, 40% हिंदी वाला हटा देते, बच्चा 60% उड़िया वाला बराबर करके, है ना, पूरे पुस्तकों का संख्या। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। हमने इधर अपने एक बार निकाल ली अपने हिसाब से हिंदी वाला का संख्या, एक बार प्रश्न के हिसाब से दे रखा 4800, 2400 से काट लीजिए कितना बार में, 2 बार में। अतः x बराबर हो जाएगा, है ना, 10,000 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 20,000। कितना, 20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 20,000। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी पुस्तकालय में कुल पुस्तकों का जो संख्या है वह संख्या कितना हो जाएगा आपका, 20,000 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कातक वृत्त से जो है 150 डिग्री का एक भाग काटकर, अच्छा एक बात समझिए, अगर वृत्त से अगर कोई भाग काट करके निकालते हैं तो क्या होता है, तो वह होता है आपका सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी त्रिज्यखंड हुआ करता है। तो कहता 150 डिग्री के कोण का एक भाग काट करके निकाला जाता है। काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमसे कहता वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। यानी देखिए हम क्या बोले, वृत्त से अगर कोई भाग काट के निकालिएगा तो क्या होगा, वह होगा आपका सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी त्रिज्यखंड होगा। अच्छा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है सर थीटा बटा 360, है ना,
और गुना पाई आर स्क्वायर, वृत्त का रेडियस स्क्वायर मान लेते हैं, मालूम नहीं है हमको, पाई आर स्क्वायर। यही तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। उस वृत्त से जो 150 डिग्री के कोण का एक भाग काट के निकाला जाता है वह त्रिज्यखंड का एरिया निकल के आ गया। और प्रश्न से काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यह दे रखा है 25/2 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। अब देखिए 25 से काट लीजिए कितना बार में, 6 बार में। 6 से काट लीजिए कितना बार में, 60 बार में, है ना। अच्छा 2 से काट लीजिए कितना बार में, 30 बार में। यानी यहां से लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं 30 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, अगर वृत्त का त्रिज्या आर है, आर हमने माना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो निकल के आ गया, यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। क्या बोला गया, फिर से एक बार बात को समझिए। एक वृत्त से जो है 150 डिग्री का जो है ना, कोण का एक भाग काट के निकाला जाता है। हमने पहले ही आपको बताया कि वृत्त से अगर केंद्र से लेकर के अगर कोई हिस्सा हम काट के, जैसे एक बात समझिए, जैसे एक वृत्त है, पूरा जानते हो 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर 150 डिग्री वाला जो है, यही बात है, यह 150 डिग्री वाला जो है एक भाग काट के निकाला जाता है, यही भाग है, यह क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा, है ना। वृत्त का त्रिज्या को आर मान लिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक बार अपने हिसाब से निकाल लिए, एक बार प्रश्न के हिसाब से वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। देखिए कहता है कि लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। हाँ ध्यान दीजिएगा, लड़का के पिता और लड़का है, अच्छा 1/3 है। सिंपल सा बात है, अगर लड़का का उम्र पिता का 1/3 यानी पिता उससे 3 गुना है, यानी 3:1 का रेशियो है पिता और पुत्र के बीच में। नहीं, 12 वर्ष के बाद उसकी आयु पिता की आयु का 1/2 हो जाता है, यानी पिता की आयु का आधा हो जाता है। यानी पिता जो है 12 वर्ष के बाद दुगुना रह जाता है, पहले 3 गुना था, अब कितना रह जाता है, 2 गुना। अच्छा यह जो है पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का रेशियो है, जबकि यह जो है वह 12 वर्ष के बाद का रेशियो है। वर्तमान से 12 साल बाद जाने के लिए दोनों में 12-12 साल जोड़ेंगे, और जब समान राशि जोड़ते घटाते हैं 3 परिस्थितियों में जो है अंतर को हम बराबर किया करते हैं। बराबर कर लीजिए, इसमें 2 से गुना कर लीजिए। अब देखो 2 से गुना कर, अच्छा कितना बढ़ रहा है, यह देखिए यूनिट को समझिए। 1 से 2 गुना करने के बाद गुना वाला पर सोचेंगे, 1 से 2 हुआ यानी 1 यूनिट बढ़ा है। नहीं, इधर भी देखिए 3 से 4 हुआ, कितना यूनिट बढ़ा आपका, 1। जबकि बढ़ता कैसे साल है, 12 साल। नहीं, 12 साल बढ़ता है, जो 1 यूनिट का मान है। आपसे पूछा क्या गया, कहता लड़का का वर्तमान उम्र बताइए। लड़का का वर्तमान, देखिए यह पिता और पुत्र का बात था, पुत्र वर्तमान में 1 यूनिट है, अतः 1 यूनिट का मान तो 12 हम लिख ही रहे हैं, यानी हो जाएगा पुत्र का वर्तमान में उम्र कितना, 12 वर्ष। कितना, 12 वर्ष उत्तर हो जाएगा आपका। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, है ना। बस रे हम पहले से बार बार चर्चा करते आते हैं कि आयु संबंधित प्रश्न, एज का जो प्रश्न होता है वह एक कंसेप्ट पर बनता है रेशियो का। कौन सा कंसेप्ट है कि जब 2 या 2 से अधिक पदों का अनुपात दिया जाए और अगर प्रत्येक पद में समान राशि जोड़ी या घटाई जाए तो इन परिस्थितियों में पद के अंतर को बराबर किया जाता है। अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऊपर वर्तमान था, 12 साल बाद का चर्चा था, दोनों में 12-12 साल जुटेगा। जब समान राशि जोड़ते घटाते अंतर को बराबर करते हैं, बराबर हमने किया। अगर यूनिट को देखा जाए तो 1 यूनिट बढ़ रहा है, बढ़ता 12 साल है, 1 यूनिट का मान है। पुत्र का पूछा, वर्तमान में 1 यूनिट तो है, 1 यूनिट का मान 12 वर्ष हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता है छात्रावास में 600 लड़के हैं। कितना लड़के हैं, 600। इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है। सुनिए एक बात को, 600 विद्यार्थी, इनमें से प्रत्येक या तो हॉकी खेलता है या तो फुटबॉल खेलता है, दोनों खेलता है, दोनों खेल खेलता है। यानी कहने का मतलब है कि खेल में जो है 100% विद्यार्थी इन्वॉल्व है, चाहे वह केवल हॉकी खेले, चाहे वह केवल फुटबॉल खेले, या फिर दोनों खेल खेले, है ना। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, अब देखिए ना, तो दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत निकाल लीजिए पहले, है ना। अब देखिए दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत बराबर। अच्छा दोनों कहने का मतलब इंटरसेक्शन पार्ट आपको बताना है। आपको हम बता देना चाहते हैं चिल्ला कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए जोड़ नंबर ऑफ बी
माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसको ध्यान में रखोगे आप, जबकि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए जो नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन पार्ट निकाल रहे हैं। अच्छा, तो हॉकी में कितना परसेंट विद्यार्थी है? 75% विद्यार्थी हॉकी में है। हाँ, उसके बाद सोचिए 45% फुटबॉल में है इंटरसेक्शन पार्ट। अब यूनियन पार्ट इसमें घटाइए। अच्छा, पूरा विद्यार्थी के बारे में आपने क्या देखा? कहता है इसमें प्रत्येक विद्यार्थी या तो हॉकी खेलता है तो फुटबॉल या दोनों खेल खेलता है। इसका मतलब यही हुआ कि खेल में 100% विद्यार्थी इन्वॉल्व है। यूनियन पार्ट हो गया आपका 100। अब देख लीजिए, दिया हो गया आपका 120, नहीं 120 में से 100 घटा लीजिए, यानी दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत कितना हो गया? 20। इसी का तो संख्या आपको बताना है, तब लिखेंगे, है ना, कि दोनों, ये सब लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में आपको, दोनों खेलने वालों की संख्या बराबर। अच्छा, पूरा विद्यार्थी आपका कितना है? 600। दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत कितना है? 20। यही तो 20% का मान आपको बताना है। काट के हटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 120। कितना मेरे भाई? 120। यानी दोनों खेल खेलने वालों का संख्या कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? दोनों खेल खेलने वालों का संख्या आपसे पूछा गया तो पहले प्रतिशत निकाल लिए। दोनों कहने का मतलब इंटरसेक्शन पार्ट आपको बताना है। अतः नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नंबर ऑफ ए जो नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी, है ना। तो 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं। हमने अगर विद्यार्थी के बारे में आंका तो इसमें 100% विद्यार्थी इन्वॉल्व है, तो पूरा यूनियन पार्ट हो गया आपका 100, यानी 20% दोनों खेल खेलता है। दोनों खेल खेलने वालों का संख्या निकाल ली, 600 का 20% कितना हो जाएगा आपका? 120। ऐसे भी सिंपल सा बात आप सोच सकते हो, दिमाग लगा कर सोचो। 75% लड़के हॉकी, 45% फुटबॉल, 75-45 कितना हो गया? 120। लड़का किसी भी प्रतिशत का मान ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 100। हम पहले आपको बता चुके हैं। हाँ, जब हम किसी से तुलना करते हैं तब उसका प्रतिशत मान 100 से ज्यादा भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है, लेकिन प्रतिशत का मतलब 100। अच्छा, तो फिर 120 कैसे हो जा रहा है? इसका मतलब 20% विद्यार्थी ऐसा है जो दोनों में है। वैसे आप सोचिए, चाहे फॉर्मेट से सोचिए, आप जैसे मर्जी वैसे। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है पुरुषों और घोड़ों के एक निश्चित समूह में, कहने का मतलब है एक समूह में पुरुष का एक निश्चित संख्या, घोड़ा का एक निश्चित संख्या है। पैरों की कुल संख्या। चाहे एक बात सोचो, मान लेते हैं पुरुष का संख्या m, घोड़ों का संख्या h, नहीं। अच्छा, तो यम पुरुष है। अरे हर पुरुष को एक ही गो ना सिर होगा भाई, आदमी को कई गो सिर होता है? एक गो। तो यम पुरुष को कितना सिर होगा? यम गो। अच्छा, यच घोड़ा मानते हैं, यच घोड़ा को कई गो सिर होगा? यच सिर होगा। एक घोड़ा को एक सिर ही हुआ करता है। कहता सिरों की जो, कहता पैरों की संख्या जो है, यह सिर के, देखिए यह हो गया आपका क्या? यह हो गया सिर का संख्या। अब पैर का संख्या के बारे में सोचिए। यम पुरुष है, एक पुरुष को 2 पैर, तो यम पुरुष को 2m पैर, नहीं एक आदमी को कई गो पैर होता है? आपको कई गो पैर है? 2 गो। तो यम पुरुष है तो 2m पैर हो जाएगा। अच्छा, घोड़ा का देखिए, घोड़ा का संख्या यच है, एक घोड़ा को 4 पैर, नहीं तो यच घोड़ा को कितना हो जाएगा? 4h। अब क्या कहता सुनिए, यह सिर है, यह पैर है। समूह में उपस्थित घोड़ों और व्यक्तियों का बात किया जाए, पुरुषों का बात किया जाए, तो कहता पैरों की संख्या जो है, यह जो पैर का संख्या है, कहता सिरों की संख्या से, ध्यान दीजिएगा, सिर की संख्या के 2 गुना से जो है 14 ज्यादा है। सिर की संख्या से 2 गुना से 14 ज्यादा है। कौन? पैर वाला संख्या। यही बात है। तो छोटा वाला में गुना करके आप बड़ा वाला के बराबर कर लीजिए। यह जो पैर का संख्या है सिर के दुगुना से 14 ज्यादा है। कैलकुलेट कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 2m, है ना, प्लस में हो जाएगा आपका 2h, प्लस में 14, है ना, बराबर में हो जाएगा आपका 2m, प्लस में कितना हो जाएगा आपका? 4ah। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखो 2m से 2m काट करके हटा लीजिए, 4h में से 2h घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 2h बराबर में 14, 2 से काट लीजिए इसको 7 बार में। अतः एच का जो मान हो गया, यानी घोड़ों का जो संख्या हमने माना था एच का मान कितना हो गया? 7। क्या हो गया मेरे भाई? 7। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी घोड़ों का जो संख्या हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है मंजीत 18 घंटे में एक काम को कर सकता है ना, अगर वह जया से जुड़ जाता है जो 50% अधिक कुशल है। हाँ, मंजीत और जया का चर्चा, ध्यान दीजिएगा। कहता अगर मंजीत जया से जुड़ जाए जो उससे 100% अधिक कुशल है। अच्छा देखिए एक बात समझिए,
यह जो किसके लिए आया, देखो हु और हुम जो होता है यह रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज उसके तुरंत पहले वाले नाउन के लिए किया जाता है। तो जो से पहले वाला नाउन आपको कौन दिख रहा है, जया। कौन दिख रहा है, जया। ऐसा मत समझना जो मंजीत के लिए आया, नहीं, जो किसके लिए आया, जया के लिए आया है ना। जो, जिसे, हु, हुम, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, विच, इस सब का इस्तेमाल उसके तुरंत पहले वाले नाउन के लिए किया जाता है। यानी जो किसके लिए आया, जया के लिए। जया जो है मंजीत से 100% अधिक कुशल है। अगर मंजीत का एफिशिएंसी 100 है तो इस 100% ज्यादा इसका कितना हो जाएगा, 200, यानी सीधा समझिए दुगना। यानी दोनों के एफिशिएंसी के बीच का रेशियो 1 कितना हो गया, 2। कहता है वे कितने समय में एक साथ काम को पूरा करेंगे। मंजीत 18 घंटा लेता है। अच्छा, एफिशिएंसी किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है अगर दिन में समय है तो, 1 घंटा में किया गया कार्य होता है अगर समय घंटा में है तो। अच्छा, तो मंजीत का एफिशिएंसी कितना, 1 घंटा काम 18 घंटा में करता है, या पूरा काम निकाल लिए। कहता दोनों मिलकर बताइए, कौन कौन, मंजीत और जया दोनों मिलकर काम को कितनी देर में कंप्लीट करेंगे, कितने समय में करेंगे। दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 1 3, 3 से डिवाइड कर लीजिए। यानी दोनों मिलकर जो है इस काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे, 6 घंटा में, नहीं 6 आवर्स, 6 आवर्स। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 26। अच्छा एक बात बताओ चला, 5 सदस्य वाला परिवार का औसत 26 है, 26 है, तो जोगफल कितना हो जाएगा पांचों का, 26 गुना 5। क्यों, क्योंकि आप एवरेज बराबर जानते हो। एवरेज बराबर क्या होता है, तो आप जानते हो सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है, नहीं, यानी आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या हुआ करता है, यही होता है एवरेज बराबर। अब सिंपल सा बात है, अगर आप सम ऑफ क्वांटिटी निकालोगे तो एवरेज में नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करना होता है। यानी पांचों का औसत 26 था, जो 26 गुना 5 हो जाएगा। यदि परिवार में सबसे कम उम्र का एक सदस्य है जिसका आयु 10 साल है, तो कहता है सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय। अच्छा सोचिए, यह पांचों इस परिवार में 5 सदस्य था, सबका औसत 26, जोगफल 26 गुना 5। कहता है इसमें सबसे छोटा जो एलिमेंट है, सबसे छोटा जो सदस्य है परिवार का, वह 10 वर्ष का है, उसके जन्म के समय 10 साल पीछे जाना है। अच्छा, तो पांचों का 10-10 साल पीछे जाइए, 10-10 साल पीछे जाइए, यानी पांचों के उम्र का योग 10 साल पीछे इतना था। अब क्या कहता है सुनिए, कहता उसके जन्म के समय तो उसके जन्म के समय परिवार का जो है आयु का योग इतना था। जन्म के समय परिवार का औसत पूछा। अच्छा एक बात बताइए, जन्म के समय तो छोटका नहीं होगा, है ना, उस समय तो परिवार में 4 ही सदस्य होगा। तो यहाँ पर औसत निकालने के लिए 4 से आपको डिवाइड करना है। उसके जन्म के समय परिवार का योग निकाल लिए, और उस समय व्यक्ति का संख्या 4 ही होगा क्योंकि उसके जन्म का बात किया गया है। यानी उस समय का औसत निकालना है। 130 में से 80 आपको 50 चला गया, यानी 80/4 कितना हो जाएगा आपका, 20 वर्ष। कितना, 20 वर्ष। यानी सबसे छोटका सदस्य के जन्म के समय जो है उस परिवार के जो औसत आयु था, औसत आयु कितना था, 20 वर्ष था। कितना, 20 वर्ष। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता है देखिए 2 बिंदु, एक तो आपका मूल बिंदु दिख रहा है, 3 2 और 0 0 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात हम क्या निकालेंगे, उसका स्लोप निकाल लेंगे, है ना। तो स्लोप निकाल लीजिए। अच्छा स्लोप कैसे निकालते, अगर 2 बिंदु का निशान दिया जाए तो बाई 2, स्लोप मतलब ढाल प्रवणता, बाई 2 माइनस में बाई 1 बट्टा x2 माइनस में x1। अब देखिए तो बाई 2 यहाँ 0 माइनस में 2 बट्टा 0 माइनस में 3, यानी माइनस में 2 बटा -3, यानी 2/3 हो गया स्लोप इस इक्वेशन का। इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा। अब क्या कहता है यह सुनिए, कहता है इसका समीकरण बताना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो होता है वह होता है बाई माइनस में बाई 1 बराबर में m इंटू एक्स माइनस में x1। क्या होता है, बाई माइनस में बाई 1 बराबर m इंटू एक्स माइनस में x1, है ना। अब देखिए किसी एक बिंदु का सहारा लीजिए, या तो आप इसको लेके प्रश्न बनाओ या तो इसको लेके बनाओ। ऐसा नहीं करना कि इसका x1 उठा लिए इसका बाई 1, नहीं, आप जिसका भी उठाओगे, अगर इसका x1 ले रहे हो तो इसी का बाई 1 लेना पड़ेगा, इसका x1 ले रहे हो तो इसी का बाई 1 लेना पड़ेगा। तो 0 वाला ही लेते हैं, ज्यादा सहूलियत हो जाएगा। तो बाई, इसमें बाई 1 हो गया आपका 0, स्लोप आप निकाल चुके हैं 2/3, है ना। x1 भी इसमें 0। अब देखो सुनो, अब कहोगे कि सर अगर इस बिंदु को उठा के लेके चला उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तुम निकाल के देख लेना, दोनों बिंदु से उत्तर यही आएगा, दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर लो। अब देखो तो 0 हो गया आपका, यही हो गया आपका 3
बराबर में इधर हो गया आपका 2x, है ना, उधर भेज दीजिए। यानी आपका इक्वेशन आ गया 2x माइनस में 3y बराबर में 0। यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा आपका 2x माइनस में 3y इक्वल टू 0, नहीं 2x माइनस में 3y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर दो बिंदुओं से निर्मित रेखाखंड का अगर इक्वेशन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप उसका स्लोप निकालो। स्लोप कैसे नहीं, स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर कोई रेखा x धनात्मक के साथ x पॉजिटिव के साथ जो कोण का निर्माण करता है उसका टेंजेंट क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। नहीं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस में y1 बटा x2 माइनस में x1, और उसके बाद जब स्लोप निकल जाए तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन होता है वो होता है आपका y माइनस में y1 बराबर में m इंटू x माइनस में x1। थोड़ा कमेंट सेक्शन की ओर चलते हैं, देख लेते हैं किन्हीं के द्वारा अगर कोई प्रश्न होगा उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अभी तक तो कोई ऐसा बात नहीं पूछा गया था। बात एक समचतुर्भुज का हम बता देना चाहते हैं। समचतुर्भुज जिसको अंग्रेजी में रोम्बस कहा जाता है। समचतुर्भुज कहने का मतलब ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। नहीं, बात समचतुर्भुज का है, किसका है, समचतुर्भुज का। अब इसका क्षेत्रफल 216 है। अभी हमने चर्चा किया समचतुर्भुज कहने का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। नहीं, वैसा समानांतर चतुर्भुज यानी यह एक पैरेललोग्राम का रूप होता है जिसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर जो है समद्विभाजित करता है। अब देखिए इसके विकर्ण का जो लंबाई है वह 24 है। कितना है, एक विकर्ण का लंबाई 24। विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होगा। अब देखिए समकोण पर समद्विभाजित होगा आपका विकर्ण, तो यह हो जाएगा आपका 12 और ये भी कितना हो जाएगा आपका 12। अब देखिए इसका क्षेत्रफल दे रखा है 216। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 216। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण अगर 24 है, दूसरा विकर्ण का पहले लंबाई निकालिए, d2 निकालिए। दूसरा विकर्ण को d2 मान लेते हैं, तो दूसरा विकर्ण का लंबाई पहले निकाल लीजिए। अच्छा 24 से कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो दूसरा जो विकर्ण हो गया आपका वो कितना हो गया आपका 18 सेंटीमीटर। विकर्ण को समद्विभाजित कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका 9, यह भी 9। अच्छा 9 12 राइट एंगल ट्रायंगल को देखो तो 9 12 कितना हो जाएगा 15। आप निकाल भी सकते हो हाइपोटेनस 100। हाँ, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ऐसे भी सोच सकते हो आप। 81 प्लस में 144 225 का कितना हो जाएगा आपका 15। तो यानी इसका हर एक भुजा तो बराबर ही होगा। आपसे यही पूछा भी गया था, है ना, क्या पूछा गया था कि इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का लंबाई बताइए। यानी इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना मीटर हो जाएगा आपका, 15 मीटर हो जाएगा। मीटर है, सेंटीमीटर में नहीं है। 15 मीटर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 15 मीटर। चला मीटर में ध्यान रखना इसको, 15 मीटर। समझ गए बात को। पहले इसका जो है दूसरा विकर्ण निकाल ली क्षेत्रफल के माध्यम से। क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, दूसरा विकर्ण 18। विकर्ण समद्विभाजित होता है 12 12 9 9 9 12 15। यही प्रत्येक भुजा का लंबाई आपसे पूछा गया था, 15 मीटर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है पाइप ए, ध्यान दीजिएगा, एक टंकी को, पाइप ए जो है वो एक टंकी को 12 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। जबकि पाइप बी जो है उस टंकी को 18 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। नहीं, अब यदि दोनों पाइप बारी, देखिए पहले टंकी का पूरा कैपेसिटी एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 36, इफिशियंसी हो गया 3 और 2। अब क्या कहता है सुनिए, यदि दोनों पाइप को बारी बारी से अल्टरनेट 1 घंटा के लिए खोला जाता था, पाइप बी को पहले खोला गया तो टंकी, अच्छा देखिए कहने का मतलब है कि अल्टरनेट जो है टंकी में खोला जाता है, एक पहले बी को उसके बाद ए को। काम का शुभारंभ बी से किया गया है। तो देखिए 1 घंटा बी 1 घंटा ए। अब देखो ना 36 यूनिट कैपेसिटी का टंकी है। अब देखिए काम करवाइए आराम से, 1 घंटा बी 1 घंटा ए, तो 2 घंटा काम कितना हो गया 5 यूनिट। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से कितना हो गया 35, है ना। अब यहाँ पर बच गया 1 यूनिट, अभी भी शेष बचा है आपके पास टंकी भरने के लिए। तो आपने 2 घंटा के काम से भाग दिया, समय 2 घंटा के रूप में, घंटा में बदलने के लिए 2 से गुना कीजिए, यानी 14 घंटा लग चुका है।
अभी भी 1 यूनिट कैपेसिटी का जो है टंकी जो है बचा हुआ है, 1 यूनिट जो है वह टंकी भरने के लिए बचा हुआ है। अच्छा देखिए, यह तो पेयर कंप्लीट हुआ, बी ए का है ना, पहले बी फिर ए, यानी 5-5 बार 5-5 घंटा दोनों काम कर लिया। अब जो बचा काम है फिर बी से करवाना होगा, तो बी 1 घंटा में कितना करता 3, लेकिन अब तो आप ए बी जो है 1 घंटा में करता 2, लेकिन आपके पास 1 यूनिट काम बचा है, तो समय कितना लगेगा बी को 1/2, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 14.5 घंटा। यानी टंकी भरने में जो कुल समय लगने वाला है वह समय कितना होगा 14.5 घंटा। इसको आप लिख सकते हैं 14 घंटा 30 मिनट। कितना चला 14 घंटा 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार बात समझो, जैसे 5 पेयर कंप्लीट हुआ बी और ए का, तो फिर जो बचा हुआ काम है उसका शुरुआत तो बी से करवाना, 1 यूनिट का काम बचा है, लेकिन बी जो है वह 1 घंटा में 2 यूनिट का काम करता है, 1 ही यूनिट बचा हुआ है, तो 1 यूनिट काम करने में बी को कितना लगेगा, तो जो बचा हुआ काम है उसमें 1 घंटा काम से डिवाइड कर लीजिए, यानी आधा घंटा लगेगा बी को, और 14 घंटा पहले लग चुका है, यानी 14.5 घंटा लगेगा पूरा टंकी भरने में। अगले सवाल की ओर आइए, कहता है एक हवाई जहाज जो स्थिर ऊंचाई एच पर उड़ रहा है, लेकिन बात को समझिए, यह हवाई जहाज समझिए स्थिर ऊंचाई एच पर उड़ रहा है, कहता है प्रातः 10 बजे वह 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। 10 बजे 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। समझिए बात को, कितना डिग्री के कोण पर दिखाई देता है, तो 30 डिग्री के कोण पर एक बिंदु से दिखाई देता है। कहता 1 मिनट के बाद वह 60 डिग्री के, देखिए 1 मिनट के कोण बढ़ रहा है, इसका मतलब हवाई जहाज जो है नजदीक आ रहा है। 1 मिनट के बाद जो है वह कितना डिग्री के कोण पर दिखाई दे रहा है, तो 60 डिग्री के कोण पर दिखाई दे रहा है। यही तो बात है। कहता है कि यदि विमान की चाल 960 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एच का मान बताइए। एच है क्या, एच हवाई जहाज का ऊंचाई है, जितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, यही है ना। चलिए एक अंतर कोण बराबर कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यह हो जाएगा आपका 60 डिग्री। चलिए कोण को सेटिस्फाइड कर, tan 60 का मान कितना √3, ये अगर √3 है तो ये आपका बेस कितना हो जाएगा 1, tan 30 1/√3, तो ऊपर √3 है तो इसको 3 लेना पड़ेगा नहीं, तब ना 1/√3 का कंडीशन फॉलो होगा। अच्छा तो 3 में से 1 घटा लीजिए, यहां से यहां तक का जो दूरी हुआ यह 2 यूनिट हुआ। अच्छा एक बात सोचो, आपसे कहता है विमान का चाल दिया गया 960 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा कोण बदलने में समय कितना लगता है, पहले 30 डिग्री कोण पर दिखाई देता था विमान, अब 60 डिग्री कोण पर, यानी कोण बदलने में जो समय लगा 1 मिनट, और यही दूरी तय किया है तब कोण एक्सचेंज हो गया। अच्छा दूरी निकाल लीजिए, विमान का जो स्पीड है वह 960 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 मिनट यानी घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, यानी 1 मिनट में कितना दूरी जाएगा, तो 1 मिनट में जाएगा 16 किलोमीटर। कितना 16 किलोमीटर, और यह 16 किलोमीटर यही गया है जो मेरे हिसाब से कई यूनिट का मान है, तो 2 यूनिट का मान है। कितना 2 यूनिट का, 1 यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे कहता क्या है, कहता विमान जिस ऊंचाई पर उड़ रहा था एच ऊंचाई पर, उसका एच का मान बताना है, तो ऊंचाई विमान का क्या है, यही √3 यूनिट, यह √3 यूनिट, तो √3 यूनिट का मान आपको बता देना है ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए 8 बार में। अच्छा क्या हो गया आपका 8 गुना √3 का मान 1.732, तो 17 यानी 13.86 बोला, तो 13.86 किलोमीटर, यही तो है भाई 13.86 किलोमीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी, यही विमान का ऊंचाई है, जिस ऊंचाई पर विमान एच ऊंचाई पर उड़ रहा था वही एच का मान हो गया। एच का मान वही पूछा गया था, एच था क्या, विमान का ऊंचाई जिस ऊंचाई पर विमान उड़ रहा था। चलिए कहता 10.8 तथा 4.8 के बीच मध्य समानुपाती तथा 2 और 4 के तृतीयानुपाती का योग आपसे पूछा गया। अच्छा मध्यानुपाती कल भी आपके समक्ष हमने चर्चा किया था, वो होता अंडर, देखो प्रथम समानुपाती ए और बी का a²/b, ए और बी का द्वितीयानुपाती या फिर मध्यानुपाती √ab, ए और बी का तृतीयानुपाती b²/a, ए बी सी का चतुर्थानुपाती bc/a, इसका मध्यानुपाती हो जाएगा आपका 10.8 और गुना 4 कितना हो जाएगा 8। क्या पूछा गया बात को समझ लीजिए, इसका मध्यानुपाती और 2 और 4 का तीसरा अनुपाती का जोड़। अच्छा तीसरा अनुपाती b²/a, यानी 4 गुना 4 बट्टा कितना 2, 2 बार में काटे, इसको कैलकुलेट कीजिए होशियारी, दशमलव हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। अच्छा देखो वर्णमा टोटल से 12 चौक 48, 2 को 12 में से 1 बाहर, 12 बाहर करेंगे और 9 और 4 36 का 6 यानी 72 और 100 का 10 यानी 72/10,
यानी हो गया आपका 7 दशमलव कितना हो गया 2 और प्लस में हो गया 8, यानी रिजल्ट हो जाएगा 15 दशमलव कितना 2, 15.2। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए। बस इसको ध्यान में रखोगे, दो संख्या ए और बी का प्रथम समानुपाती होता है ए स्क्वायर बाई बी, ए और बी का मध्यानुपाती या द्वितीय अनुपाती होता है अंडर रूट ए बी, ए और बी का तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर बाई ए बी और सी का चतुर्था अनुपाती होता है बी सी बाई ए। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहते हैं आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई। एक आयताकार खेत है जिसके लंबाई और चौड़ाई के बीच का रेशियो कितना दिया गया? 4:3 दिया गया। खेत का क्षेत्रफल 1452 वर्ग मीटर है। यह खेत का क्षेत्रफल है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल, आयत रेक्टेंगल का एरिया एक्चुअली क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना कीजिए तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? 12। लेकिन यूनिट स्क्वायर 12 वर्ग यूनिट बराबर 1452। एक यूनिट का वर्ग आया। एक यूनिट का मान निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। एक यूनिट का मान आ गया। कहता है 12 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत की सीमा का बाउंड्री लगाने का लागत। पहले खेत की सीमा निकाल लीजिए, यानी परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री, यानी बाहरी सीमाओं की लंबाई के योग को परिमाप कहा जाता है। तो आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई चौड़ाई के योग का दुगुना। एक यूनिट का मान आ गया, लंबाई 4 और 3 7, इसका दुगुना कर लीजिए, यानी 14 यूनिट है ना, यानी लंबाई चौड़ाई के योग का दुगुना होता है इसका पैरामीटर। यह हो गया इतना मीटर का सीमा आ गया। 12 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से जो है ना बाउंड्री कराने का लागत पूछा, 12 से गुना कर लीजिए। चलिए 12 से काटिए, 1 2 1, 121 बार में कट जाएगा। अच्छा 121 का कितना हो गया? 11 गुना 14 है ना, 11 गुना 14 गुना कितना 12। अब आराम से कैलकुलेट करो, देखो 11 14 कितना हो गया आपका? ये हो गया 154, 154 गुना 12, यानी हो जाएगा आपका कितना? देखिए ये हो जाएगा आपका 154, नहीं 154 हो जाएगा आपका 15, और 154 अब में 12 से गुना करेंगे तो 1540। तो ऐसा इकाई स्थान पर 8 वाला होगा। यह तो देखिए सिंपल सा बात है, 154 1540 तो ऐसा ही हो जा रहा था, ये तो होबे नहीं करेगा, तो उत्तर आपका यही होगा। अब आराम से आप गुना भी कर सकते हैं। देखिए 100, ऐसा नहीं गुना से भागना है, नहीं 154 गुना 12। अच्छा कितना हो गया? देखो अब यह हो गया 10 से पहले कर लो, यह हो गया 1540 और 2 से कर लो, यानी 308। 1540 प्लस में 308 यानी 1848। कितना रुपया हो जाएगा? 1848 रुपया हो जाएगा। कितना? 1848 रुपया हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। ए का मान आपको दिया गया है, आपको निकालना क्या है मेरे भाई? कहता है बताओ अंडर रूट 1 प्लस में ए है ना, प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में ए का मान बताना है। देखो अंडर रूट 1 प्लस ए का मान हो गया √3/2 है ना, प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में √3/2। कैलकुलेट कर लीजिए है ना, तो यह कैलकुलेट करोगे तो यह हो जाएगा आपके पास 2 प्लस में √3/2 है ना, प्लस में यह हो गया आपका 2 माइनस में √3/2। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा आपका? अब इसको देखो, यह एक कंडीशन हम आपको बताए हैं कि अगर रूट के अंदर सेकंड टर्म में दोबारा रूट लगा हुआ हो तो उसको सोल्व करने के लिए सेकंड रूट के बाहर 2 रखा जाता है, तो उसके लिए तो गुना करना होगा। तो गुना करो तो यह हो जाएगा आपका 4 प्लस में 2√3। गुना किए तो जबरदस्ती भाग भी देना पड़ेगा, नीचे भी गुना करना पड़ेगा। इसमें भी देखो यह हो जाएगा 4 माइनस में 2√3 और बटा कितना 4। अब तोड़ लीजिए, जब रूट के अंदर सेकंड टर्म में दोबारा रूट आ जाए है ना, तो सेकंड रूट के बाहर 2 रखा जाता नहीं था, इसलिए हमने गुना किया। गुना कीजिएगा जबरदस्ती तो भाग भी देना पड़ेगा। अब देखो 4 को ऐसा तोड़ना, जोड़े तो 4 गुना करे तो 3, तो क्या तोड़ेगा? 3 और 1 में टोपी पहना दीजिए। 3 को टोपी पहनाइएगा √3, 1 को पहनाने से कोई फायदा नहीं है। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। सेम चीज ऐसे ही √3 माइनस में 1, जो चिन्ह रहेगा चिन्ह लगा देना है। अब देखिए इसको जोड़ोगे तो 1 तो कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2√3 बटा कितना हो जाएगा 2। 2 से 2 काट करके हटा लीजिए, यानी आपका परिणाम क्या हो जाएगा? √3। कितना? √3 आपका राइट आंसर है। कौन? √3। √3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी। क्या बोले कि अगर रूट के अंदर सेकंड टर्म में दोबारा रूट का प्रयोग हो जाए तो उसको सुविधापूर्वक सोल्व करने के लिए हम सेकंड रूट के बाहर 2 को रखते हैं है ना, उसके बाद उसको पहला टर्म को ऐसा तोड़ना कि जोड़े तो जैसे 4 है,
चार को ऐसा तोड़ेंगे, जोड़े तो 4 और गुना करे तो 3, तो क्या तोड़ोगे 3 और 1 4 में, है ना। जो चिन्ह है चिन्ह लगाइए, टोपी पहना दीजिए, एक को टोपी पहनाने से कोई फायदा है नहीं, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए करने वाला संख्या है, कहता कौन छोटा है। अच्छा थर्ड रूट 3 को आप क्या लिख सकते हो, सबको पहले पावर के रूप में लिखो, इसको लिखेंगे 3 पर पावर 1/3 नहीं। अच्छा इसके बाद इसको लिखेंगे 4 पर पावर 1 कितना लिखेंगे 4, इसके बाद लिखेंगे 6 पर पावर 1 कितना लिखेंगे 6 नहीं। करने में जितना लगा रहता है उसका मतलब है कि पावर में 1 उतना होता है। अच्छा इसके बाद आपको क्या सिखाया है कि जो पावर है उसके हर का एलसीएम निकाले, 3 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और हर एक पावर में गुना कीजिए, यही करना है, हर एक पावर में क्या करना है गुना करना, पावर में गुना करना है, समझ रहे बात को। प्रत्येक पावर के हर का जो है डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए और पावर में गुना कर लीजिए। अब देखो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 पर पावर 4, यहाँ हो जाएगा 4 पर पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 6 पर पावर 2। सोल्व करके देखिए तो 3 पर पावर 4 81, 4 का क्यूब 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। इसके बाद आप देखोगे जिसके सामने जो है बड़ा मान मिला है समझिए वो संख्या हकीकत में बड़ा होगा, जिसके सामने छोटा मान मिला समझिए वो संख्या हकीकत में छोटा होगा। सबसे छोटा तो 36 है, यानी तीसरा नंबर का संख्या सबसे छोटा है, यह सबसे छोटा है 6√6। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी। अगर सबसे बड़ा का बात किया जो पहला नंबर का संख्या है ना, 3√3 हो जाएगा आपका, यह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर बड़ा पूछता तो, लेकिन छोटा पूछा गया, आपका उत्तर होगा 6√6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति क्रय मूल्य से 4% हानि पर जो है सामान को बेचता है, लेकिन 40 ग्राम के बदले 20 ग्राम जो है तौलता है। नहीं 40 ग्राम पे हिसाब करना है। एक बात समझिए, जैसे हम ही दुकानदार हैं, मान लेते हैं कि मेरा 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 40 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 नहीं। अब एक बात समझिए, तो हम उसको दे रहे हैं 40 ग्राम करके, क्या करके, तो 1 ग्राम का क्रय मूल्य अगर मेरा 1 रुपया तो 40 ग्राम का 40, और 4% हानि पर सामान को बेच रहे हैं, 4% हानि पर बेच 96/100। लेकिन कहता क्या है 40 ग्राम के बदले 20 ग्राम ही। सोचिए हम कह के दे रहे हैं 40 ग्राम और हकीकत में दे रहे हैं 20 ग्राम, तो 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 20 ग्राम का कितना 20 रुपया नहीं। हम कह के दे रहे हैं 40 रुपए का सामान 4% हानि पर, लेकिन हम दे रहे हैं 20 रुपए का सामान। आप निकाल लीजिए आराम से लाभ या हानि का परसेंटाइल। यह भी देखिए एसएससी के पेपर में पीछे पूछा गया प्रश्न, बहुत ही आसान सा सवाल है, खाली आराम से सोल्व कर लीजिए, है ना। देखिए 20 से कट जाएगा 2 बार में 5 बार में। अब ज्यादा मत काटिए, सहूलियत आप ही को होने वाला है। यह 100 अनुपात कितना हो गया आपका 192। अब सोचिए यह कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, क्रय मूल्य 100 विक्रय मूल्य 192, 100 से जितना ज्यादा वही लाभ हो जाएगा, यानी 92% का जो है दुकानदार को क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं 92% का लाभ हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में 92% हानि भी है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ में गड़बड़ कर दीजिएगा, हानि पर टिक मार दीजिएगा, नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता ए और बी के भागों में 5:2 का रेशियो। देखिए ए और बी के भागों में जो है क्या रेशियो है 5:2 का रेशियो है। कौन सा रेशियो 5:2 का। 36 रुपया अगर ए बी को दे देता है तब इसके भागों के बीच का रेशियो कितना हो जाता है 3:2। अच्छा सिंपल सा बात है, 36 रुपया ए बी को देता है, तो अगर ए देगा तो ए में घटेगा और बी को देता है तो बी में जुटेगा, यानी एक में जितना घट रहा है दूसरा में उतना बढ़ रहा है। देखो जब आपसी लेन देन का बात हो, अथवा एक राशि में जितना घटे दूसरा में उतना बढ़े, है ना, अथवा एक ही राशि को अगर अलग अलग अनुपात में बांटा जाता है तो इन सब सारे परिस्थितियों में योगफल को बराबर किया जाता है। अच्छा 5 और 2 कितना हुआ 7, जबकि 3 और 2 कितना हुआ 5। बराबर करने के लिए यहाँ 7 से गुना कीजिए और यहाँ 5 से, तो खुद आपको सोचना पड़ेगा बराबर करने के लिए क्या करना है। चलिए यहाँ 5 से गुना कर लीजिए, नीचे जो है कि 7 से गुना कर लीजिए। अच्छा ए देता है, किसको देता है बी को, तो ए में घटना चाहिए। देखिए 25 था 21 हो गया, कितना घटा 4। बी को देता है, बी बढ़ना चाहिए, 10 से कितना हो गया 14, कितना बढ़ा 4। अच्छा लेन देन कै रुपया का हो रहा है 36 रुपया का, जो 4 यूनिट के तौर पर हमको यहाँ दिख रहा है, तो 4 यूनिट बराबर 36। 1 यूनिट का बताएं कि ए के पास कितने रुपए थे पहले, तो ए के पास 25 यूनिट था, कितना था 25, यही तो है। चलिए काट करके हटा लीजिए, 9 बार में 25 नमा कितना हो गया 225, यानी ए के पास जो है पहले कितना रुपया था 225 रुपया था। नहीं 225, कौन सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ कहता है ए के पास अभी कितना रुपया है,
तो इसमें आपको 36 रुपया दे रहा है तो 36 घटाना पड़ता, यानी 21 से गुना करना पड़ता, यानी 21 से गुना करोगे तो 189 रुपीज हो जाएगा। या तो अभी का पूछे तो इससे गुना कीजिए, नहीं तो फिर 36 घटा करके उत्तर दीजिए आप, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहता दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में पानी 10% है, नहीं नए मिश्रण में पानी का अंश 20, कितना, देखो हर जगह पानी को ले लीजिए। पहले पानी कै परसेंट था, पानी हो गया आपका 10%। कहता है कितना पानी और मिलाएं, अरे पानी मिलाओगे तो केवल पानी मिलाओगे तो उसमें तो पानी 100% होगा। परिणाम स्वरूप मिश्रण में पानी कितना हो गया, है ना, मिश्रण में पानी हो गया आपका 20। एलिगेशन लगा लीजिए, हर जगह पानी ही पानी उठा लिए। चलिए 100 में से 20 चला गया, कितना हो गया आपका 80। यार देखो 20 में से 10 गया 10, यह हो गया 8 अनुपात कितना हो गया आपका 1। अब देखिए आपको क्या दिया है, पहले जो था 40 लीटर का मिश्रण था, यानी पहले वाला मिश्रण का मात्रा दिया है 40 लीटर दिया है, जो मेरे हिसाब से 8 यूनिट का मान है। आपसे कहता बाद में कितना पानी और मिलाया जाए, बाद में पानी जो मिला रहे हैं 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। यानी बाद में जो पानी मिलाया जा रहा है उसका मात्रा जो है वह कितना है चेला, 5 लीटर है मेरे भाई, कितना 5 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19। अच्छा एक बात सोचो, पावर कब जुटता है, जब मामला गुना में होता है, बेस इक्वल होता है तब पावर जुटता है। पावर कब घटता है, जब मामला भाग में होता है, बेस इक्वल होता है तब। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 पर पावर x गुना 2 का स्क्वायर, नहीं अब इसको क्या लिखोगे 2 पर पावर x गुना 2 पर पावर 3, इसको लिखेंगे 2 पर पावर x गुना 2 पर पावर 4। नहीं पावर तो तभी जुटा होगा जब बेस इक्वल हुआ होगा, गुना में हुआ होगा तब, बराबर में 896। अब देखिए जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए, 2 पर पावर x के साथ साथ 2 का स्क्वायर कॉमन है, बच जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ बचेगा 2 पर पावर 1, यहाँ बचेगा 2 पर पावर 2, और यह हो गया आपका 896। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया 2 पर पावर x, 2 का स्क्वायर 4, इसको आइए ये हो गया 4 2 6 कितना हो गया 7, बराबर में 896। चलिए 7 से काट लीजिए, 7 से एक बार में, 7 दूना 14, 128 बार में, नहीं अब 4 से काटिए, 4 से 3 बार में, 2 बार में। अब देखो मेरे भाई आप लिखोगे 2 पर पावर x बराबर 32, 32 को क्या लिखोगे आप 2 पर पावर कितना 5, नहीं बेस इक्वल हो गया, पावर को कंपेयर कर लीजिए, यानी x बराबर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 5, नहीं 5 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी। बस यहाँ पर यही बात सोचना था, पावर जुटा हुआ है, कब पावर जुटता है जब बेस इक्वल होता है, गुना में होता है तब। पावर कब घटता है, जब बेस इक्वल होता है, भाग में होता है तब। चलिए आगे कहता है 45 रुपया में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% का हानि होता है, वस्तु का केस है। अच्छा देखिए ना 50 आम बेचता है, हानि हो जाता है, वस्तु के केस में हानि तब होता है जब खरीदता कम है बेचता ज्यादा है, यानी खरीदा होगा 50 को से कम, 90/100। अब क्या कहता है 32 में कितना आम बेचे ताकि 28 रुपया चेंज हो रहा है, पहले 45 पर ही सोचेंगे, 28% का लाभ कमाना है वस्तु के केस में तो कम बेचना होगा, 100/128। यह आम का संख्या जो है 45 रुपया में है, 28% लाभ कमाने हेतु 32 रुपया में पूछा गया तो 1 रुपया में 1/45, 32 में 32/45 से गुना कर, एकक नियम का पालन कर लीजिए। पहले वही रुपया पर सोचिए जिस रुपया का जिक्र पहले किया गया, तो 45 रुपया में 28% लाभ कमाने हेतु बेचे गए आमों का संख्या निकाल ली, फिर 1 में फिर 32 में काट करके हटा लीजिए। 32 से कितना बार में 4 बार में, नहीं 45 से कितना बार में 2 बार में, 100/4 यानी कितना हो जाएगा 25, यानी 28% लाभ कमाने हेतु 32 रुपए में बेचे जाने वाले आमों का संख्या कितना है आपका 25, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। अब रीजनिंग का प्रश्न आ गया, कहता है परिवार के 6 सदस्य हैं, कितना 6 सदस्य, ए बी सी डी ई एफ। कहता है बी जो है सी का पुत्र है, देखिए बी क्या है, बी जो है सी का पुत्र है, लेकिन किंतु सी बी की माता नहीं। अरे भैया अगर उसका पुत्र है माता नहीं है तो सी क्या होगा पिता होगा, नहीं पिता। ए तथा सी विवाहित जोड़ा है, अच्छा ए और सी विवाहित जोड़ा, यानी ए का विवाह सी से हुआ, यानी ए जो है बी की मां हो गई। अब आगे सुनिए क्या कहता है, ई जो है सी का भाई है, देखो ई जो है यह सी का क्या है भाई है, यानी बी का चच्चा है। डी ए की पुत्री है, डी इसकी बहन हो गई
और आगे सुनिए, एफ बी का भाई, यानी यही सबका भाई है, एफ एफ यही सबका भाई है। चलिए अब क्या कहता है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य है। सोचिए, पुरुष में प्लस लगा हुआ है, महिला में माइनस लगा हुआ, जोड़ लीजिए। पुरुष कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, यानी परिवार में पुरुष सदस्यों का संख्या कितना है चेला, तो कहोगे सर 4 है। अगर महिला सदस्य का संख्या पूछता तो 2 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता घड़ी में 9 बजा, घड़ी वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो पहले समय को दर्शाओ, यही बात है ना। अच्छा 9 बजा लीजिए, पहले 9 बजने का स्थिति तो यही होगा ना मेरे भाई, घंटा वाला होगा बिल्कुल 12 के सामने, मिनट वाला होगा आपका, यह 9 बजने का स्थिति नहीं। कहता कि अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिए, नौ बजने का बात किया गया है, यानी घंटा वाला हो गया आपका बिल्कुल 9 के सामने, और मिनट वाला हो जाएगा आपका 12 के सामने, यही ना। अब इसके बाद दिशा का प्रयोग कीजिए, एक सुई का दिशा यू इस्तेमाल करो। आप दिशा जानते हो ना, यही दिशा पढ़े हो आप। दिशा कैसे काम करता है, ANESW, नहीं, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण, दाया हो गया पूरब, यह हो गया पश्चिम, ऐसा ही डायरेक्शन काम किया करता है। अब सोचिए क्या कहता है, घंटे वाली सुई जो है, घंटा वाला सुई यह है आपका, यह दक्षिण में है। अच्छा तो साउथ से बढ़ जाइए, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, नहीं, यानी NESWN, यही तो दिशा होता है। अब क्या कहता है सुन लीजिए, मिनट वाली सुई किस दिशा में, तो वेस्ट, यानी क्या हो जाएगा आपका पश्चिम। मिनट वाली सुई जो है किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है ना। पहले समय दर्शाइए, फिर एक डायरेक्शन जो देगा सुई का उसका इस्तेमाल कीजिए, और फिर डायरेक्शन के हिसाब से NESWN का प्रयोग कर लिए, अपने आप पता लग जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों के उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अरे भैया देखिए ना, ग्रेन बनेगा, जी भी है, आर भी है, ए भी है, आई भी है, एन भी है, ग्रेन तो बन जाएगा। रैगिंग देख लीजिए, आर भी है, ए भी है, जी भी है, आई भी है, एन डबल जी भी है, यह भी बन जाएगा। इनकरेज बनेगा, ई है, एन है, सी है, ओ है, यू है, आर है, ए, लेकिन इसमें डबल ई का प्रयोग किया गया, यही नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एक सिंगल ई है। अच्छा यह देख लीजिए, तो जी है ऊपर में, जी गॉग दिया गया, जी है, ए है, यू है, जी है, फिर ई है, यह भी बन जाएगा। अगर कोई नहीं बनने वाला शब्द है तो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसमें डबल ई का प्रयोग किया गया जो कि आपके प्रश्न में नहीं था। अगले सवाल की ओर आ जाइए। देखिए सिलॉक का प्रश्न है, साइलिज्म का स्टेटमेंट दिया गया और कंक्लूजन का जांच करना है। पहले कुछ गायक डॉक्टर है, गायक इसी में और डॉक्टर इसी में, तो देखिए यूनिवर्सल पार्टिकुलर अफर्मेटिव है, 50-50 तो था ही दोनों, तो पार्टिकुलर दिया, उलट करके पूछ दिया गया, पार्टिकुलर ही पूछ दिया गया, सही हो जाएगा। कुछ नर्तक गायक, वही बात है, यूनिवर्सल पार्टिकुलर 100-50 के केस में है, तो 50-50 पूछा, अफर्मेटिव ही पूछा, यह भी सही है, यानी दोनों का दोनों सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 25 नंबर कहता है कक्षा में राजीव का स्थान जो है ऊपर से 12वां है, कृष्णा का स्थान नीचे से 26 है। यदि दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी, कक्षा में कम से कम कितने विद्यार्थी। देखो अब बीच की स्थिति में, इस स्थिति में उत्तर 2 आता है, एक मैक्सिमम आता है, एक मिनिमम आता है। मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करोगे, दो तरफा दोनों का पोजीशन जोड़ो, एगो का 12 राजीव का, कृष्णा का स्थान नीचे से 26 और बीच वाला जोड़ लीजिए। तो यह देखिए बीच में कितना व्यक्ति विद्यार्थी है, 5, तो यह हो जाएगा 31 और 12 कितना हो गया आपका, 31 12 हो गया 43। यह मैक्सिमम अगर पूछता तब, कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, तो 43। न्यूनतम अगर पूछे तो दोनों का दो तरफा पोजीशन जोड़िए और इसमें जो है बीच वाला और साथ में 2 घटा लीजिए, है ना, यह कंडीशन होता है। तो देखिए यह हो जाएगा आपका कितना, 38, 38 में से आप घटा लो 7, यानी कितना हो जाएगा आपका 31। ये आपसे कम से कम पूछा गया, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका 31। देखो हम क्या बोले, इस प्रकार के प्रश्न में जो है पड़ोसी वाला बीच वाला की स्थिति में हमेशा 2 उत्तर मान्य होता है। एक तो हो गया दो तरफा दोनों का जोड़िए, बीच वाला जोड़ लीजिए, ये आ गया मैक्सिमम। मिनिमम निकालने के लिए दो तरफा जोड़िए और इसमें बीच वाला साथ में 2 घटा लीजिए, क्योंकि एक दूसरे को जब क्रॉस करेगा तो पोजीशन का काउंटिंग 2 बार हो जाएगा, साथ में 2 घटा लीजिए, 31 हो गया। मिनिमम ही आपसे पूछा गया 31। तो यह था आपका मॉक टेस्ट नंबर 9 जो बिल्कुल हमने कंप्लीट करवा दिया, बखूबी बढ़िया ढंग से कंप्लीट करवाया। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और भी कोई तरह का बात हो जरूर हमसे शेयर कीजिए, आप फोन के माध्यम से शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए, तब आपकी समस्या का समाधान हम जरूर निकालेंगे। चलिए आप लोग ऐसे ही दोस्तों में जो है कोर्सों को शेयर करते रहिए, बताइए इस कोर्स के बारे में, है ना, अगर आपको बढ़िया लगता हो तो। और जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन पढ़ने वाले हैं, जितने भी वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, सबको बताइए, बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आपके लिए फायदेमंद है, अगले के लिए भी उतना ही फायदेमंद होगा और एग्जाम में आप बढ़िया करोगे, इसका गारंटी हम देते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी हम लोग का नेक्स्ट क्लास, कल तो आपका संडे है, यानी मंडे को मॉक टेस्ट नंबर 10 के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।